बेसिक प्राइस की निस्बत कम बढ़ेंगी, लेकिन एक हद तक जितना प्राइस इंक्रीज हुआ है क्वांटिटी सप्लाईज में इंक्रीज तो आएगा, लेकिन उस रेशो से नहीं आएगा जिस रेशो से प्राइस में इंक्रीज आया है। तो यहाँ पर एग्जांपल में बेसिक नेसेसिटीज होंगी, तो वो सप्लाईज तो बेसिक नेसेसिटीज की बढ़ जाएंगी, लेकिन वो पर्सन एक हद तक ही खरीदेंगे, उससे ज़्यादा उसके सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे। वेट करेंगे कि ये दोबारा जो है शायद हो सकता है कि सस्ती हो जाए, नहीं होगी तो जब उसका रेट चल रहा होगा उस रेट पर से खरीद लिया जाएगा। तो बेसिक नेसेसिटीज में इसके बाद है नंबर 3 पे यूनिट इलास्टिक। डिमांड के केस में हमने क्या पढ़ा था? यूनिट इलास्टिक डिमांड के केस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि जितना प्राइस में चेंज आया, प्राइस में चेंज आने की वजह से उतना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया, तो उसे हमने बोला था यूनिट इलास्टिक। अब यूनिट इलास्टिक है, लेकिन किस केस में? सप्लाई के केस में। तो यहाँ होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाईज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर सप्लाई पढ़ा था ना मैंने वैसे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ईटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाईज ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ये इक्वल होगा 5% सप्लाईज में चेंज और 5% ही प्राइस में। तो आंसर क्या निकलेगा? 1। तो आप ये कह देंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब 1 होगी तो वो किस, वहाँ डिग्री कौन सी होगी? यूनिट इलास्टिक। या अगर डिग्री यूनिट इलास्टिक है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा? 1 होगा। अगर इन इलास्टिक है तो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। और अगर परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई है तो इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो कर्व बनेगा वो आपके पास सिंपल जो हमने स्ट्रेट लाइन में सप्लाई का कर्व पढ़ा था वही बनेगा, कि जब प्राइस तो एक ओरिजिनल पोजीशन ये है, उसके बाद प्राइस इंक्रीज होती है और सेम उसी रेशो से क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर अगर इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास बनेगा स्ट्रेट लाइन, जिसे हमने लीनियर भी कहा था या स्ट्रेट लाइन भी कहा था। स्ट्रेट लाइन जो है वो इसका कर्व बनेगा और इसमें नॉर्मल गुड्स की जो है वो एग्जांपल आ जाएगी। यहाँ तक नोट करना है, इसके बाद जो बाकी दो रहेगी।